हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 में जितने सारे भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार सीजीएल सीएचएसएल जो भी एग्ज़ाम दिए आपका उतना अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं या आप फ्रेशर हैं, हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, किन किन सोर्सेज़ को आप फॉलो करेंगे, है ना। इन सभी बातों पे हम लोग इन सभी टॉपिक पे जो है डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको देखने के बाद इसके बाद आपको अगला नेक्स्ट कोई वीडियो इंग्लिश के लिए नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यार मैं जब समझाने लगता हूँ, बोलने लगता हूँ, तो फिर मैं भूल जाता हूँ ये बात कि आपको सब्सक्राइब के लिए भी बोलना है। तो आप यार कर देना अगर अच्छा लगेगा तो, क्योंकि मैं पिछले एक साल से मैं खुद सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। हालांकि मैं पहले मेरे बारे में मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा डिटेल में। मैंने बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, है ना। उसमें फिर मुझे बहुत सारा ओवर थिंकिंग वगैरह हो गया कि इतना ये वो टाइम बहुत लग जाएगा। फिर मैंने एसएससी में आया। एसएससी में आया तो यार यहाँ तो खुद अलग ही रेस लगा हुआ। मैंने अपना इंग्लिश की वजह से ही मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा कर जाऊँगा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन अपना इंग्लिश मीडियम में किया और मेरी इंग्लिश, और मैं बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। स्टडी आईक्यू का बैच भी लिया था मैंने, उससे मैंने प्रिपरेशन किया था स्टार्ट। तो उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ के मेरी इंग्लिश लगभग ठीक हो गई थी। वही सोच के मैं एसएससी में आया कि मैं क्योंकि इंग्लिश का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है। चाहे मेंस में बात करेंगे तो 135 मार्क्स के जो है इंग्लिश पूछाया रहा सीजीएल में, है ना। प्री में भी 50 मार्क्स का इंग्लिश पूछाया रहा, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इसी को सोच के मैं आया था इसमें। बाकी इंग्लिश में मेरा जर्नी अच्छा ही रहा है, बट मुझे भी मेहनत करना पड़ा है, बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ा है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो सबको पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम से अगर आप पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में ना उनको तो नॉलेज होता है बट उनको डर बहुत होता है। वो घबरा जाते हैं यार देख के ही क्वेश्चन कि यार मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। ये माइंडसेट ना हमारा चेंज ही नहीं होता है कि हमने हिंदी, मैंने भी भाई 12th क्लास तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा है, बट हमारा माइंडसेट नहीं बदलता है। क्योंकि मैंने जो आदमी जो बचपन से जो चीज़ जिस लैंग्वेज में रहता है ना, वो उसमें कंफर्टेबल फील करता है। कुछ नया करने में ना हमारा दिमाग बहुत डरता है ना, उतना हम नहीं कर पाते हैं अच्छा से। बाकी इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है, तो आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ये आपको मैंने समझा दिया कि ये क्यों लिखा था और समझ में आ गया होगा। कोई भी मीडियम से है उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट पढ़ना सबको पड़ेगा। हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है इंग्लिश को देख करके। वो रूल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि 60 रूल, 120 रूल्स, या फिर ग्रामर के रूल्स, यही सब में उलझे रहते हैं। क्वेश्चंस को एरर ढूंढना, पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। इंग्लिश में रीडिंग में ध्यान नहीं देते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है। क्योंकि बाकी इंग्लिश के बच्चे जो होते हैं वो रीडिंग पे उनको ज़्यादा मज़ा आता है, और हिंदी मीडियम के बच्चे जो है रीडिंग को मतलब उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे तो मीनिंग ही मतलब ही समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा पढ़ के, ऐसा तो पढ़ना है भी नहीं सीजीएल में, सिर्फ क्वेश्चन सही करना है। तो यही सबसे बड़ी गलती रहती है। खैर, अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके पॉइंट बताऊँगा। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। सबसे पहले तो 75 डेज़ मैंने लिखा है कि इंग्लिश को ठीक किया जा सकता है, कंप्लीट नहीं, 75 डेज़ में आप इंग्लिश आपकी अच्छी हो सकती है। हर मॉक टेस्ट में आपका 40 प्लस स्कोर आप करेंगे, और 40 प्लस स्कोर एक डिसेंट स्कोर माना जाता है, मतलब गुड स्कोर है, अच्छा है। बट 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया जा सकता है इंग्लिश में, करते हैं। और मुझे भी, हम लोगों को भी जो है नेक्स्ट 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे हम लोग, इसमें इस चैनल से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जुड़े हुए जिनका 50 में से 50 आएगा। आप भी होंगे इसमें से, और मैं भी होऊंगा, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, लिमिट सबसे पहले 75 डेज़ में कैसे ये होगा कि आपको अपने सोर्सेज फिक्स करना होगा। लिमिट योर सोर्सेज, सबसे पहले लिमिट करना होगा। ग्रामर आप पढ़ेंगे तो किसी एक सिंगल बुक से पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा आपको कि किस बुक से करेंगे। मैराथन से बचना है, अभी से स्टार्टिंग से ही मैराथन होता है रिवीजन के लिए, और उतना ज़रूरी भी नहीं होता यार। क्या ज़रूरी है मैराथन का, हमने जब शुरू से ही पढ़ा है। ये सारी चीज़ों से बचना है। अभी स्टार्टिंग में 120 रूल, 60 रूल्स, ये सब से बचो। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कि 60 इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल्स जो है, रानी मैम का जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी में कुछ नहीं होगा मेरे भाई। आप सोचते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा, वोकैब से याद नहीं हो रहा, एक दिन में नहीं होगा यार। मैंने खुद इतना टाइम दिया। मैं खुद मतलब ग्रेजुएशन पूरा 3 साल मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ यार। उतना ज़्यादा वहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह, डेली क्लास, सेशनल टेस्ट, ये वो लिखना होता सब कुछ इंग्लिश में। इतना करने के बावजूद भी मुझे यार मोटी मोटी डायरी, मैंने मतलब इतना बड़ा बड़ा मोटी मोटी जो है डायरीज जो है मेरे फुल हो गए सिर्फ वोकैब से, है ना। मैं तरीका बताऊँगा आपको वोकैब पढ़ने का, फुल हो गया भाई कंप्लीट। और उसमें लिख लिख करके बहुत बुरा हाल हो चुका है उनका। तभी जाके इंग्लिश में मेरे ठीक ठाक स्कोर थे, मैथ में नहीं हो पाया। ओके, अब देखो सोर्सेज की अगर मैं लिमिट यहाँ पे लिखा हूँ, तो सोर्सेज की मैं बात करूँ तो ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 किताब है आप वो ले सकते हैं।
यार मेरे ख्याल से ना कोर्स के पीछे भागना सही नहीं होगा यार, कि इतना कोर्स पूरा साल भर से 7-8 महीने में ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं, वोकैब रट रहे हैं, ये रूल वो रूल, ये इतना मतलब नहीं। अगर आप ड्रॉपर हैं, आपने एक साल एक एक दो अटेम्प्ट दिए थे, तो अब आपको तो किसी का पेड कोर्स लेना ही नहीं है। आप आपके पास जो निधि मैम की बुक है उसको चैप्टर वाइज करते जाइए और उसके क्वेश्चंस को करते जाइए, ठीक है। ये ग्रामर के लिए होगा। वोकैब्स के लिए सिंगल रिसोर्स आपको फॉलो करना है, ब्लैक बुक या फिर ओनली प्रीवियस ईयर का। हालांकि ब्लैक बुक भी प्रीवियस ईयर का ही बुक है। अगर आप ब्लैक बुक या पिनेकल कोई में से एक लेते हैं तो सिर्फ एक होना चाहिए आपके पास। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक बुक ले लें, ठीक है। मेरे पास वैसे नहीं है, मैं सोचा हूँ कि इस बार मैं लूँगा। मैंने PYQ का जो पिनेकल का बुक आता है उससे किया था, और एक एक वोकैब को मैंने लिख के किया हूँ, मैं डायरी में लिख के रखा हूँ, सारा मैंने पढ़ा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। इसी में कोशिश करूँगा अटैच कर दूँगा, बट अगर मुझे वैसे उतना ज़्यादा एडिटिंग अभी आती नहीं है तो शायद नहीं ये कर पाऊँ, बट मैं दिखाऊँगा सारा मटेरियल आपको, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या सोर्स हो गया। अब एक चीज़, हाँ, आपको अभी से ना डेली रीडिंग की हैबिट जो है डेवलप करना है। और वो कहाँ से करेंगे आप? इंग्लिश माध्यम एक चैनल है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से जो है डायरेक्ट इनका वेबसाइट से आप पढ़ेंगे, है ना। आपके पास मोबाइल है तो इनका टेलीग्राम पे इनका PDF भी आया था, या फिर वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप PDF से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से आप कंफर्टेबली पढ़ पाएंगे। या फिर आप वेबसाइट से जहाँ से भी करोगे, वेबसाइट से पढ़ने का एक फ़ायदा होता है कि आप आर्टिकल है ऐसे पढ़ते जा रहे हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड है जो जिसका मीनिंग आपको पता नहीं चल रहा है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे ना, ऐसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उसका मीनिंग वहीं पे शो हो जाता है। तो वेबसाइट से पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। तो डेली आप अपना आदत में बना लीजिए कि 8 बजे के बाद, रात के 8 बजे के बाद, देखो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आप टाइम फिक्स कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश माध्यम का हर दिन का जो उनका एडिटोरियल का पेज आता है उसको मुझे पढ़ना है। समझ आया नहीं आया, हालांकि आएगा आपको, क्योंकि उसमें हर एक जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका मीनिंग भी दिया हुआ रहता है, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आपको खाली पढ़ना है, आप किसी रूल पे फोकस मत करना कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा वैसा। इसी पे तो हम उलझ के हमारा नंबर नहीं बढ़ता है। कोई रूल काम नहीं आता यार, इतना रूल रट रट के एक भी रूल आता है बताओ तो? 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत इजी टाइप के आते हैं, और हम जो है लाखों रूल पढ़ने रटने में लगे हुए रहते हैं इंग्लिश में, खास करके इंग्लिश में। हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा करते हैं, पूरा खाली रूल रटेंगे। अरे रूल रटने से कुछ नहीं होता भाई, नहीं बनेगा क्वेश्चन। और टीचर भी रटवा रहे हैं, एक से एक भारी भरकम जो है रूल लिखाते हैं यार, इतना माइन्यूट सा, पता नहीं कौन कौन सा एरर लिखा रहे हैं, है ना। मुझे तो खुद पढ़ के इतना मेरा नोट्स रखा रह गया यार, उतना करना नहीं है। आज तक मैंने डिटेल में ग्रामर को उतना कवर नहीं कर पाया, हालांकि मैं सब सही कर देता हूँ। बट एक चीज़ है कि ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट अगर 100% क्लियर नहीं तो आप टाइम ज़्यादा लोगे इसमें, है ना। यही दिक्कत होता है मेरे साथ भी। ओके, तो इंग्लिश माध्यम से आपको डेली एक एडिटोरियल करना है, और वीक में 3 सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। अगर इंग्लिश में माध्यम पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका डेली एक टेस्ट हो जाएगा। तो आप ये मॉक टेस्ट सेक्शनल का, तो इसको अभी आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर एक लगा भी सकते हैं। वैसे इंग्लिश माध्यम का आपका डेली होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वोकैब्स को लेकर के। वोकैब्स को लेकर के मैं भी परेशान हूँ, आप भी, लगभग स्टूडेंट 95% स्टूडेंट जो है वोकैब्स को लेकर टेंशन में रहते हैं कि यार कैसे होगा। एक मिनट गाइज, सपोज़ कि आपने ब्लैक बुक लिया वोकैब्स के लिए, आपके पास ब्लैक बुक है या फिर पिनेकल का प्रीवियस ईयर है, यानी ब्लैक बुक है या फिर पिनेकल का प्रीवियस ईयर है, दो है। आप वोकैब्स को कैसे करेंगे? डेली आपका टारगेट होना चाहिए, है ना, कि इतना वोकैब्स हमको करना है, 1 पेज करना है, 2 पेज करना है, जितना भी करना है। उन वोकैब्स को ना पहले एक दफ़ा पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ने के बाद ना लिख लेना। कहाँ पे लिखोगे? रफ़ कॉपी में नहीं, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे लिख करके रफ़ कॉपी भर रहे, भाई वो तो आपका रद्दी बन गया, कोई काम नहीं आया वो। आपको एक डायरी लेना है, मोटा सा डायरी लेना है, एक अच्छा वाला, है ना, जो टिकाऊ हो, है ना, मोटा सा, मतलब ज़्यादा भी मोटा भी नहीं कि वो मतलब बीच से फट ही जाए, है ना, मतलब उतना कि जिसमें 3-4 हज़ार वोकैब आ जाए, ठीक है। वो डायरी लेंगे, उसमें डेली जितना वोकैब पढ़ेंगे उसको ना नोट एक तरह से आप लिखते जाना, और जल्दी में लिखना, उतना भी सजा के नहीं, है ना। हम लोग वैसे भी तो उतना सजाने उजाने का आप कुछ है नहीं, नोट्स में जो है सजाना ज़्यादा नहीं है। आपको डेली 20 वोकैब 30 वोकैब जितने आपकी कैपेसिटी है ना। स्टार्टिंग में कम ही करना यार, ठीक है, कम ही करना, 20 करना, 20 बहुत है, ठीक है। कैटेगरी बना लेना डायरी में कि स्टार्टिंग मतलब पहला पेज में ही लिख देना कि जैसे वो ना अपना ईयरली वाला डायरी लेना। मैंने यही लिया था, ईयर वाला जो आता है ना, जैसे 22, 23, 24 का हर साल का नया नया डायरी निकलता है मोटा मोटा, तो ये डायरी आप ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे, उसका जो फर्स्ट पेज रहेगा उसमें वैसे कैलेंडर टाइप, अगर आप न्यू वाला लेंगे 2025 वाला डायरी तो उसमें तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, बट पुराना वाला हम ले लेते हैं, मार्केट से सस्ता में मिल जाता है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि लिख देंगे कि जैसे मंथली उसमें रखा रहता है, तो आप उसमें नोट सेक्शन बना लेंगे। जैसे वोकैब्स का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, यानी साइनो एंटो सब आ जाता है उसमें, तो वोकैब्स आप ऐसे करके उसके बाद लिख देंगे जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे करके आप लिख देंगे उसमें कि ये 3 महीना का जो पोर्शन है इस डायरी में, इसमें हम जो है वोकैब्स को नोट करेंगे। उसके बाद OWS के लिए आप ऐसे ही बनाएंगे, है ना,
कि अप्रैल मई जून ये 3 महीना का जो पेजेस हैं 30-30 पेज हरे मतलब उसमें डेट वाइज रहता है 30-30 पेज करके कि ये 3-4 महीने का जो पेज है इसमें हम OWS को नोट करेंगे। उसके बाद ईडीएम्स के लिए ऐसे ही बना लेना, ईडीएम्स के लिए बना लेना कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे करके है। तो आप अपने मतलब वेटेज के हिसाब से आप पेजेस को डिवाइड कर लेना कि इतना में मेरा मुझे ईडीएम्स और फ्रेजेस को नोट करना है, डेली करना है, ठीक है। ऐसे करेंगे ना तो आपको ढूंढना नहीं होगा, आपका नोट्स कचरा नहीं होगा और एक सिंगल नोट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप डायरी नहीं खरीदते कोई आओ ये तो पतला पतला आप 3-4 नोटबुक खरीद सकते हैं वोकैब के लिए, 3 कम से कम। एक तो जनरल वोकैब्स के लिए इसमें सैनो एंटो दोनों आया था। एंटोनियम्स कभी पढ़ना नहीं होता है, वोकैब्स में आप एक एक का सैनोनियम्स पढ़ेंगे तो एंटोनियम्स आपको मीनिंग अगर पता चलेगा तो आप डेफिनेटली एंटोनियम्स का सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक वोकैब्स के लिए, एक OWS के लिए और उसके बाद एक ईडीएम फ्रेज के लिए, 3 आपका जो है अगर आप डायरी नहीं लेते हैं तो 3 आप अलग अलग कॉपी ले लोगे, ठीक है। ये हो गया वोकैब्स के लिए। और उसको याद करना अगला दिन जब नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे तो कल जो आज क्या पढ़े हैं आगे दिन जब लिखना स्टार्ट करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पहले पढ़ लोगे, ठीक है, उसके बाद करोगे। और इसको रफ में रिवीजन नहीं करना है कि मैथ्स की तरह लिख रहे हैं वो सब फालतू का बकवास है, बहुत पुराना मेथड है वो सब काम नहीं करता अब, ठीक है। आपको नोट्स प्रॉपर, आपका एक इंग्लिश का बुक है ना, कहोगे कि भाई इंग्लिश का तो मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक बुक है तो हम अलग से बुक क्यों बनाएं। भाई इसमें टाइम नहीं लगेगा कि यार आप जाके लिखने, हर दिन आप करो ना, थोड़ा थोड़ा करोगे, आप देखोगे 3 से 4 महीना में आपके पास एक डायरी है जिसमें वोकैब्स है और इजी टू कैरी भी है, आप कहीं भी ले आ सकते हैं उसको साथ में। और उसमें जो है मतलब अच्छा खासा वोकैब्स भी आपने पढ़ लिया और वो सारे वोकैब्स आपके टिप मतलब टंग जो है ज़ुबान के नोक पे है, आप एकदम जब भी चाह रहे हो उगल दे रहे हो ऐसे, मतलब उस तरह लेवल का याद हो जाएगा। और लास्ट में जाते जाते तो यार आपके वोकैब्स में पूरा का पूरा स्कोर होने लगेगा, इतना ज़्यादा याद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो आप डेली पढ़ते हैं, आपका हैबिट में आ जाता है, आप उसको हाईलाइट करते हैं अलग अलग कलर से ऐसे पढ़ते जाते, जब पढ़ते हैं तो ब्लू में लिखा हुआ तो ब्लैक पेन लेकर के ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं, कभी कलर कर दे रहे हैं, जो लास्ट में जब जो भूल जा रहे हैं उसको फिर से लिख रहे हैं। अब हाँ एक चीज़ कि अब वोकैब हो गया, डायरी में आप सारा नोट्स बना लिए। अब क्या होगा कि लास्ट में जब 3-4 महीना आप कर लेंगे ऐसे 2-3 महीना तो बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे और उसमें क्या होगा कि आप पूरा कंप्लीट एक संडे को पूरा कंप्लीट रिवीजन मारेंगे तो आपको बहुत सारे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे लगेगा हर पेज में जो आप बार बार भूल जा रहे हैं। तो एक भी वर्ड ऐसा अगर हुआ कि ये आपको मीनिंग नहीं पता था, डायरेक्टली आपका हिट नहीं किया, तो उन सभी वर्ड्स को A4 साइज पेज में या फिर रफ कॉपी में ही या फिर A4 साइज पेज में अपना लिख लेना हर दिन। 10 से 15 जितना आप जैसे मान लो रिवीजन करने में अगर 20 पेजेस भरा उसमें से आपका एक पेज में ये सारे वोकैब्स आ जाएगा जितना आपको नहीं आते थे, वो आप अपना डेली एक सप्ताह उसको कैरी करना अपने स्टडी टेबल पे। इतने जितने सारे भी वोकैब जो है कलेक्ट होंगे उसको अपने स्टडी टेबल में साथ रखना और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके देखना उसको। 100% गारंटी है इस बात की कि अगले फिर 5 से 7 दिन बाद देखेंगे आपको ये सारे वोकैब्स भी आपके मतलब ज़ुबान पे हो गए हैं, आपको अच्छी तरह से याद हो गया है। तो इस तरह से करेंगे तो वोकैब्स में आपका कभी गलती नहीं होगा, ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वोकैब्स का ही रहता है। आई होप ये मैंने आपका क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि यार देखो अलग अलग मैं लास्ट ही बस कंक्लूड ही कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज में ना मत भटकना, ठीक है, कि यार इसका भी देख ले रहे हैं उसका भी देख ले रहे हैं, यहाँ से ये मैराथन कर ले रहे हैं वो कर, यार इससे ना कसम से कह रहा हूँ भाई टाइम बर्बादी के अलावा ना कुछ भी नहीं है। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टीचर्स इतने लंबे लंबे मैराथन क्यों कर रहे हैं यार, या फिर क्लास में लाइव जा कर के बात कर रहा है, चैटिंग पे चैटिंग चल रहा है, लाइव आप भी क्लास अटेंड कर रहे हो घंटों घंटा, मत करना यार, टाइम बर्बादी है। अगर आपको कोई क्लास यूट्यूब पे करना भी है ना, आप जब लाइव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जाके 2 स्पीड में 1.5 में जिसमें आप कंफर्टेबल है बाद में करना, बहुत टाइम सेव होगा आपका, क्योंकि इसमें टाइम बर्बादी होती है, मैंने खुद करके देखा है, टाइम बहुत वेस्ट होता है इस सब चीज़ों में, ठीक है। अब लास्ट में देखो हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स आपका वो नहीं बता पाया जो आपके शायद क्वेरीज रह सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। बस फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ कि यार देखो एक एक सब्जेक्ट का आपका अपना टाइम टेबल होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में आप जीएस को कम टाइम दे सकते हैं, 1 घंटा, करंट अफेयर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देना है, बाकी सभी सबसे ज़्यादा आपको टाइम अभी मैथ्स में देना है, ठीक है। मैथ्स में आप सबसे ज़्यादा टाइम देंगे, उसके बाद रीजनिंग में 1-2 घंटा देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस रीजनिंग का। और जो है डेली मॉक टेस्ट, मतलब रीजनिंग का सप्ते में 3-4 मॉक टेस्ट भी देना, मॉक टेस्ट से ही इंग्लिश आप लगभग से रीजनिंग का मैं कह रहा हूँ, रीजनिंग आप मॉक टेस्ट से ही सही कर सकते हैं और हो जाता है, ईजीली हो जाएगा।
सो गाइज फिर मिलेंगे जो है। मैं अभी थोड़ा सा पॉज कर दिया था, मैं अपना लाइन भूल रहा हूँ शायद कहाँ तक मैं बोल रहा था। जो भी हो, मैंने बहुत सारा कुछ बोल दिया और यार वीडियो लंबा हो जा रहा है, 10 मिनट के मैं अंडर में सोच रहा था। मैं बोलता हूँ तो अभी क्योंकि स्टार्ट ही किया है ना, वैसे मतलब ये सारी चीज़ें तो बहुत वैसे स्टार्ट का बात नहीं है, मतलब बोलते रहता हूँ यार, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है मेरे ख्याल से। खैर जो भी बोला हूँ मैं वो आपके काम का ही होगा, आपको लगा होगा कि ये बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें यार मैं खुद कर रहा हूँ, है ना, मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने किया हुआ भी है। हालांकि मतलब सीजीएल ऐसे इस बार अच्छा मेरा मतलब मैथ्स वगैरह अगर सही से कंप्लीट हो जाता तो इसी बार आर पार हो जाता, बट कोई नहीं, 1 साल और टाइम देंगे, टाइम लगता है। मैंने टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है ना, मतलब इधर उधर ओवर थिंकिंग में ही बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इन सभी चीज़ों पे कि टाइम कैसे सेव करना है। ओके गाइज, चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो हमारा पसंद आएगा तो आ रहा है, तो आपको आया अच्छा लगा वीडियो, अगर पसंद हमारा अच्छा अरे यार उल्टा पुल्टी हो जा रहा है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया और आप 2025 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।